हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम अगस्त का जो पेपर आपका हुआ था ऑफलाइन, वो पेपर देखेंगे कैसे आया हुआ था और उसको समझेंगे भी। ठीक है, थ्योरी क्लास तो हमने कर रखी है। देखिए प्लेलिस्ट में आपको लिंक, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। हमने हर टॉपिक पढ़ा हुआ है, साथ में टॉपिक पढ़ने के बाद जस्ट हमने PYQ भी साथ में लगाया हुआ है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको तो ये पता होगा, अगर आपने देखी होगी मेरी सीरीज़ तो ये पता होगा सीटेट में कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और ये जो अगस्त में पेपर आपका हुआ था, यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, हमने देखिए हमारा EVS पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाए हैं प्रीवियस ईयर। देखिए हमने थ्योरी पढ़ा है, साथ में PYQ भी लगाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो EVS की। तो हमारा EVS पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैराथन क्लास भी हमने की है, ओनली 2 घंटे की है, आप मूवी समझ कर देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने पहले थ्योरी क्लास नहीं की है तो पहले उसको देख के तब करिएगा, उसके बाद हमें ये बताइएगा। जिसने भी थ्योरी क्लास देखी होगी उसको पता होगा। तो आप भी मेरे साथ क्वेश्चंस को लगाइएगा, और कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, इससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमने जो चीज़ पढ़ा है, आपको ये मिल जाएगा ना कि हमने ये पढ़ा, मेरा इतना क्वेश्चन सही हो रहा है। फिर आप उसके आगे मेहनत करोगे, कम नंबर आ रहा है, फिर और पढ़ोगे। ठीक है, तो पहले आप आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद हमें बताइएगा कितना क्वेश्चन तो आपका सही हुआ है। ठीक है, ये क्लास आप डेली शाम को अगर 5 बजे देखेंगे तो आपके जो कमेंट रहेगा उसके डाउट को लिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास। ये आपका अगस्त का पेपर है। ठीक है, हमने पेपर नहीं टाइप किया हुआ है, इससे आपको देखिए पेपर लेते हैं तो उसमें क्लियरली नहीं दिखता है, इसी वजह से हमने टाइप किया हुआ है, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। पहला ही क्वेश्चन है जो आपका, ये देखिए पहले 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के रहेंगे, उसके बाद आपका कंटेंट जो NCERT सीरीज़ है टॉपिक वो। ठीक है, तो पहले आपकी पेडागोजी रहेगी। देखिए ये अगस्त का पेपर है तो सारे क्वेश्चंस आपके अगस्त 2023 में जो पूछे गए हैं वही हैं। ठीक है, पहला कह रहा है, ये कह रहा है EVS के लिए रचनात्मक आकलन है। ठीक है, रचनात्मक आकलन आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पेडागोजी देखी होगी तो आपको पता होगा रचनात्मक समेटिव असेसमेंट है या फॉर्मेटिव असेसमेंट है आपका। रचनात्मक आकलन, हमने 2 आकलन पढ़े हुए थे, योगात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन। रचनात्मक देखिए नाम है इसका, रचनात्मक आकलन, और एक होता है योगात्मक। योगात्मक आकलन में हमने पढ़ा हुआ था जो आपका समेटिव असेसमेंट था, उसमें हम देखिए उसमें ये देखा जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा हुआ है, जो आपका रिजल्ट होता है। जैसे आपका वार्षिक परीक्षा हो गई, उसमें आपको चेंज नहीं कर सकते हो ना, समेटिव असेसमेंट होता है। लेकिन जो रचनात्मक आकलन होता है आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, उसमें जो है बच्चे के फीडबैक के लिए होता है। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, उसके बाद जो आपका डाउट हो आप पूछोगे तो क्लास में ही आपके डाउट को क्लियर किया जा रहा है। तो ये तो आपका ईयरली एग्ज़ाम है कि नहीं कि आप डाउट को क्लियर नहीं कर सकते हो। तो रचनात्मक आकलन आपके फीडबैक के लिए होता है, बट समेटिव जो योगात्मक आकलन आपका होता है वो आपका जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप समझ सकते हो, ईयरली एग्ज़ाम होता है, तो वो फीडबैक के लिए नहीं होता, वो तो आपका पूरा रिजल्ट होता है ना। तो ये आपने तीनों आकलन पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया हुआ है पेडागोजी की क्लास में भी। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन। देखिए ये चौथा सीखने के बारे में आकलन तो हमने पढ़ा नहीं है, ये कोई आकलन है नहीं, यही तीनों हमने पढ़ा हुआ है। इसमें आपको ये बताना है कि रचनात्मक आकलन कौन सा है। ठीक है, तो सीखने के लिए आकलन में देखिए, सीखने के लिए आकलन ये किसका भाग है, ये रचनात्मक आकलन का है ना। सीखने के लिए आकलन ये आपका क्लास में होता है, जब आप सीखते हो क्लास में ही, तो अगर आपका कोई डाउट होता है तो उसको क्लियर किया जाता है। फीडबैक के लिए ये आपका रचनात्मक आकलन। देखिए सीखने का आकलन ये जो है ये समेटिव असेसमेंट का है, ये योगात्मक आकलन का है, जैसे आपका ईयरली एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये रचनात्मक आकलन का भाग नहीं है। पहला है रचनात्मक आकलन का भाग, और तीसरा क्या है, अधिगम के रूप में आकलन। इसमें क्या होता है, जैसे आप खुद से या समूह में जब आपका आकलन किया जाता है, जैसे पीयर ग्रुप में आपका आकलन किया जाता है, या आप खुद से अपना आकलन करते हो, जैसे कॉपी से आप पढ़ रहे हो, कॉपी को आप पलट दो, उसके बाद आप खुद से पढ़ते हो, तो जब वो खुद का आकलन किया जाता है उसमें, तो ये आपका रचनात्मक आकलन है। बट सीखने का आकलन में ये आपका योगात्मक आकलन है। जैसे आपका ईयरली एग्ज़ाम हो गया
तो दूसरा नहीं होगा रचनात्मक आकलन, ये कोई आकलन है नहीं। तो इनमें से हमें सही कथन बताना है, 2 ही ऑप्शंस आपके सही होंगे। तो पहला और तीसरा आपका राइट आंसर होगा। इसमें देखेंगे पहला और तीसरा, पहला ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत होंगे, ठीक है। रचनात्मक आकलन हमने कराया हुआ है, जिसने भी पढ़ा होगा उसका आंसर आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन से देखेंगे जो आपका पूछा गया था, ये भी अगस्त में 2023 का। कह रहा है आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे उपयुक्त है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया सबसे उपयुक्त है व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए। पहला ऑप्शन दे रहा है उपलब्ध सामग्री में ईवीएस किट विकसित करना, ठीक बात है। एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, चित्र बनाने से आप व्यवहारिक गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। ग्लोब से नक्शे पढ़ना, तो बड़ा बच्चा तो है नहीं, अभी छोटा है वो, ग्लोब से आप उसको नक्शे पढ़ाओगे। विभिन्न देशों के सिक्के, देखिए करेंसी आप कहाँ इकट्ठा करोगे, अलग अलग देशों से। सबसे बेहतर ऑप्शन आपका पहला है, उपलब्ध सामग्री में ईवीएस किट विकसित करना, ठीक है। पहला ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। ईवीएस किट मतलब अलग अलग, जैसे कोई पौधे लेके आ रहा है, कोई खोदने का कुछ सामान लेके आ रहा है, डिग करने का, तो ईवीएस किट आप विकसित कर सकते हो। पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। बाकी ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, ये जो है तीसरा कह रहा है, देखिए ये अदर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, इसको बड़ा देख के आप घबराए नहीं, एकदम आसान होता है। केवल आपको यहाँ पहले देखना है ये जो अभिकथन दिया हुआ है और ये कारण दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो क्या ये जो इसका रीज़न दिया हुआ है ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस आपको इतना देखना होता है। कोई क्वेश्चन आप छोड़े नहीं, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है। सिलेबस से ही आपको लिया रहता है, बस ये बहुत सारे लोग होते हैं इसको देख के डर जाते हैं, एकदम आसान होता है ये। देखिए पहले अभिकथन क्या दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला अभिकथन आपका है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। क्या आपने इसको पढ़ा नहीं है? क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप हमने आपको पढ़ाया हुआ है, बाकायदे से फिगर लगा के समझाया हुआ है, ठीक है। फील्ड ट्रिप क्या होती है, जैसे आप कहीं जाते हो ट्रिप पे, स्कूल से ले जाया जाता है आपको, आप कहीं जू गए, ठीक है, कहीं भी आप जाते हो घूमने के लिए, आगरा चले गए, कहीं भी जाते हो, तो ये फील्ड ट्रिप होती है। ये आप पढ़े नहीं हो तो आप क्वेश्चंस को क्यों छोड़ो, आसान होता है। बस ये इसका एक रीज़न दिया होता है, ये भी सही है कि नहीं, ये इसकी व्याख्या सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस आपको इतना ही देखना होता है। तो ये तो बहुत, पहला अभिकथन तो आपका सही है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावशाली शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, अभिकथन आपका सही है। अब रीज़न देखेंगे हम, कारण क्या दे रखा है, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं घटनाओं और स्थान की याददाश्त को बढ़ावा देती है। देखिए याददाश्त को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र भ्रमण नहीं होता, याददाश्त तो आप क्लास में भी बढ़ा एनसीएफ 2005 भी आपको याददाश्त को बढ़ावा देने के लिए मना करता है, ठीक है। केवल याददाश्त को ही नहीं बढ़ावा देता, उसमें देखिए बच्चे का एक्सपीरियंस होगा, उसको देखेगा, अवलोकन करेगा, ये चीज़ें होती है ना। उसको याददाश्त को बढ़ावा देने के लिए हम उसको फील्ड ट्रिप पे नहीं लेके जाते हैं कि आप इसमें कह रहा है, केवल कह रहा है याददाश्त को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो याददाश्त वर्ड है, इसी की वजह से ये रीज़न आपका गलत हो जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन को देखेंगे, देखिए आप इसका आंसर पहले करें, देखिए हमसे पहले आप आंसर किया करें, इससे आपको ये मिल जाएगा कि मैंने ये आंसर गलत किया सही किया, बाकी हम तो आपको बता ही देंगे। आप अपना खुद का आकलन कर लेंगे ना, जिसे अभी हमने क्या पढ़ा, सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं ना। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए आर आपका गलत है, इसमें अगर और दिया होगा, अनुभव दिया होता, अनुभव को बढ़ावा देता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि याददाश्त को बढ़ावा देता है, इसलिए आपका रीज़न गलत हो जाएगा। तो जिसमें आर गलत है, तो आर जब गलत है तो हमको पहले और चौथे में जाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहा है ए और आर दोनों सही है, तो दोनों तो सही आपका है नहीं, बचा आपका 2 ऑप्शंस। हमको बताना है आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है, तो दूसरा ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी ये जो कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है, आर सही नहीं है आपका, ए सही है, ठीक है। देखिए अजर्सन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन, अभिकथन और ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे,
ये कह रहा है कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, हमें पाठ्य पुस्तक का चयन करना है ईवीएस के लिए, तो कौन सा मानदंड जो है वो सबसे उपयुक्त है। आपको देखिए ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये चारों सही हो सकते हैं, बट सबसे उपयुक्त कौन सा होगा ये हमें बताना होगा। ठीक है, कक्षा 3 और 5 के लिए। ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए ये हमने आपको बताया हुआ है, फिगर लगा के आपको समझाया हुआ है पेडागॉजी वाली क्लास में। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं होना चाहिए, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी दिया है, देखिए चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसमें बहुत सारे लोग गलत करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, देखेंगे कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। पहला ऑप्शन से क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। बात तो ये ठीक है, बट क्लास 3rd और 5th के लिए पूछ रहा है, ये आप याद रखिएगा, ये क्लास 1st और 2nd की विशेषता बन जाएगी। कह रहा है पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। बात तो ये ठीक है, गलत नहीं है, बट ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। ठीक बात है, ये दूसरा ऑप्शन ही आपका यहाँ राइट आंसर होगा। फिर भी हम देखेंगे, तीसरा कह रहा है पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक आपने एनसीईआरटी की देखी होगी, चित्र होते हैं, बट ये क्लास 1st और 2nd की विशेषता बन जाएगी, क्लास 3rd और 5th की नहीं बनेगी। चौथा कह रहा भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। बिल्कुल ये भी बात ठीक है, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए ना, भाषा सरल भी होनी चाहिए, ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ हमें नहीं करना, नहीं बच्चा समझ में उसके नहीं आएगा। लेकिन हमें इसमें क्या बताना था, सबसे उपयुक्त बताना है। बात तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है, बट दूसरा ऑप्शन से हाँ आपका राइट आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता, क्या होती है आप स्टीरियोटाइप, जेंडर, जैसे बहुत लोगों ये होता है कि लड़कियां मैथ नहीं पढ़ सकती, लड़के मैथ में तेज होते हैं, बट ऐसा तो नहीं है आजकल ना। लड़कियां हम कहें तो बहुत आगे जा रही हैं, ऐसा नहीं है। हमें जेंडर क्या करना है, ऐसा कभी नहीं करना कि कहते हैं लोग लड़कियां खाना अच्छा बनाती हैं, लड़के खाना नहीं बना पाते, लड़कियों का काम है खाना बनाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं नहीं करनी है ना, रहित होनी चाहिए। हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए जेंडर के, ये कि मम्मियाँ ही खाना बनाती हैं, पापा ड्यूटी जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना, फिक्स नहीं करना है। दो हाथ पुरुष के भी हैं, 2 हाथ महिला के भी हैं, 2 पैर महिला के हैं, 2 पैर पुरुष के हैं। ठीक है, तो हर चीज़ कर सकता है, कोई फिक्स नहीं करना है कि ये चीज़, ये काम महिला का है, ये काम पुरुष का है। ठीक है, ये रूढ़िवादिता हमें नहीं करनी है, अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। देखिए यही वर्ड, ये जो रहित लिख रखा है, यहाँ अगर सहित लिखा होता ना तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता, बट यहाँ रहित लिखा हुआ है, इसीलिए दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए छोटे छोटे वर्ड हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। हो सकता है अगली बार, देखिए सिलेबस में तो कोई चेंज है नहीं, बट लैंग्वेज में ही आपको फंसाएगा। ठीक है, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम आपका हुआ था इसमें भी सिलेबस में कोई चेंज नहीं था, तो जो आपका जनवरी 2024 को एग्ज़ाम होगा इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सिलेबस में यही जो रहित वर्ड दिया है हम बता रहे हैं कि आप पकड़ सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये छोटे छोटे वर्ड कोई ध्यान नहीं देगा, इतना बड़ा देखा बस राइट आंसर लगा दिया, तो रहित होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन से इन तीनों से बेहतर है दूसरा, इसलिए दूसरा आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बहुत टाइम लगा दिया हमने क्वेश्चन नंबर 4 को समझने में, लेकिन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझने के लिए ही तो कर रहे हैं क्लास, बाकी तो आप क्वेश्चन पेपर कहीं से भी देख सकते हो। कॉन्सेप्ट को समझो, यहीं से क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। 5वां कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दोबारा से अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। अगर आप इसे डरोगे तो कैसे कर पाओगे, आपका 2-3 नंबर 4 नंबर तो ऐसे ही चला जाएगा, केवल क्वेश्चंस को देख के हमें इसका आंसर आएगा ही नहीं। पहले से ये डर नहीं बनाना ना, क्वेश्चंस को पहले पढ़ो। देखिए थीम से बना हुआ है ये क्वेश्चन, थीम से आपका, देखिए थीम से बहुत 3-4 क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं, तो अगर आप थीम वाला चैप्टर जरूर पढ़िएगा। अगर आप पूरी क्लास नहीं पे देखते हैं तो आपको थीम वाला क्वेश्चन ओनली हमने अलग से कराया हुआ है, उसका क्वेश्चंस भी लगवाया हुआ है। ठीक है,
तो आप उसको लगाइएगा ज़रूर। थीम से बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं और इस बार भी आपका जनवरी में बनेगा। आप एग्ज़ाम देके आके हमें बताइएगा कि क्वेश्चंस कितने आए हुए थे आपके। अभिकथन कह रहा है आपका प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। ठीक, कारण इसका क्या कह रहा है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। देखिए बात तो दोनों ठीक है, लेकिन देखिए इसमें कैसे आंसर तक हम कैसे जाएंगे। देखिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में जो है विषयों के बजाय थीम है। आप अभी जो सीटेट पढ़ रहे हो इसमें आपको थीम तो नहीं पढ़ाया जाता, चैप्टर्स विषय पढ़ाए जाते हैं ना, उसमें थीम क्यों है प्राथमिक स्तर पर? बताइए जल्दी। थीम इसलिए है क्योंकि छोटे बच्चे ये होते हैं, उनको ये चीजें नहीं, विषय के बजाय थीम पूछ रहा है। देखिए हमने आपको ये भी बताया हुआ था कि प्राथमिक स्तर पे आपको देखिए अलग अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते कि साइंस का अलग होगा, सोशल साइंस का अलग होगा, ईवीएस में ही इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्लास 3rd और 5th में भी। क्योंकि देखिए बच्चा जब पढ़ता है, जैसे आपने डांडी यात्रा पढ़ी होगी, अगर आपने सीरीज देखी होगी तो डांडी यात्रा तो आप समझे, अभी आप समझ जाओगे ये तो हिस्ट्री का भाग है, बट आप पढ़ किस में रहे हो? ईवीएस में पढ़ रहे हो, उसको नहीं अलग किया गया है। साइंस भी पढ़ते हो आप, ईवीएस में पढ़े होगे, साइंस आपने पढ़ा होगा, साइंस में आप जैसे साइकिल वगैरह के बारे में हो गया, बट इसको क्या ईवीएस में इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है, उसको अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं बनाया गया। क्योंकि छोटा बालक जो होता है वो अपने इन्वायरमेंट को समग्र रूप में देखता है ना, ये नहीं देखता कि ये चीज़ें जो है ये साइंस का भाग है, ये सोशल साइंस का भाग है, वो ये नहीं देखता, वो समग्र रूप में देखता है, इसलिए अलग नहीं किया गया, उसको थीम के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। ठीक है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। देखिए आसान तो है, लेकिन ये जो कारण इसका दिया हुआ है, कारण लिखा हुआ है, ये जो कारण है ये अभिकथन का जो सही व्याख्या नहीं कर रहा है, बैठ नहीं रहा है, इसका रीज़न ये नहीं है, रीज़न ठीक नहीं दिया, बाकी बात तो दोनों ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बात दोनों ठीक है, गलत नहीं है, आसान तो होती है, बट इसलिए नहीं थीम पढ़ाई जा रही है आपको कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। गलत नहीं है, ठीक है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सही व्याख्या नहीं कर रहा, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, बात दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये आपका ये भी अगस्त का ही पेपर है, तो अगस्त में ही पूछा गया है। कह रहा है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? सीखने का परिणाम नहीं है। परिणाम क्या होता है? आप सीख रहे हो, सीटेट एग्जाम देना है आपको, तो जो आपका रिजल्ट आएगा, परिणाम क्या होता है, आउटकम क्या होगा आपका, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए आपको बताना है। ठीक, पहला ऑप्शन दे रखा है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, चलिए ये भी हो सकता है। दूसरा कह रहा है कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, दिशा की पहचान बच्चा कर सकता है। ठीक है, कह रहा अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, व्यक्त कर सकता है ना, कक्षा 3 में बच्चा जब सीख रहा है तो वो अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त कर सकता है। चौथा कह रहा देखे गए या अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। देखिए अभी बच्चा क्लास 3rd में है, आप अभी ये सब चीज़ नहीं, ये हायर क्लास की हो जाएगी, तो बच्चे का बचपन आप क्या कर रहे हो, ये चीज़ें बच्चा नहीं बता पाएगा। अभी बच्चा क्लास 3rd में है ना, ये हायर लेवल बात हो जाएगी। बाकी ये चीज़ें बच्चा ईवीएस में ये चीज़ें बता सकता है ना, अच्छे और बुरे में स्पर्श राय व्यक्त कर सकता है, दिशाओं की पहचान कर सकता है, ठीक है, नियमों का अवलोकन भी कर सकता है, बट ये सारी चीज़ें ये हायर क्लास का है, तो ये चीज़ें अभी बच्चा नहीं कर पाएगा। अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव,
तो हमें बताना था कौन सा परिणाम नहीं है, तो चौथा ऑप्शन ही नहीं होगा। ठीक, हमसे पूछा ही गलत था, गलत वाला ही सही होगा, क्योंकि बच्चा अभी बच्चा छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। ईवीएस पढ़ाने का कक्षा 5 तक मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य तो आप जानते हो ना, जैसे आप कोई भी लेसन प्लान बनाते हो, आपने डीएलएड या बीएड में बनाया होगा, मुख्य उद्देश्य लिखते हो, विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य। तो ईवीएस का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है क्लास फर्स्ट से 5th तक को। पहला ऑप्शन दे रखा है विषय के मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, ये कोई बात नहीं है, गहन समझ विकसित करना। दूसरा कह रहा है शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। तीसरा कह रहा है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। चौथा कह रहा है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान के पढ़ने के लिए तैयार करना। इसमें बेहतर ऑप्शन आपका दूसरा ही है। मुख्य उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों को जो कक्षा का अधिगम है उसको स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। ये आपका एनसीएफ 2005 भी कहता है। ठीक है, हमने जब एनसीएफ 2005 आपको पढ़ाया था तो पॉइंट में देखिएगा ये आपको मिलेगा कि बच्चे के स्कूली ज्ञान को जो है अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। ठीक है, मूल अवधारणा विकसित करने के लिए ईवीएस का मुख्य उद्देश्य नहीं है, ना कि ये है क्रियाकलापों के लिए कौशल प्राप्त करना और विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान के पढ़ने के लिए तैयार करना, ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कह रहा है श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के उपयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। कह रहा है जो श्रीमती शीतल है ये ईवीएस जब पढ़ाती हैं तो अपनी अवधारणाओं को समझाने के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कहानियों और कविताओं का उपयोग करती हैं। जैसे अगर आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, अगर केवल जो बुक में लिखा हुआ है वही पढ़ा देगा तो आप बोर हो जाओगे ना, पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा आपका। अगर आप कहानी और कविता आपके रियल लाइफ से एग्जाम्पल लेके अगर जब आपको समझाया जाता है तो आपको चीज़ें समझ आती हैं। ठीक है, अभी आप जिस कैटेगरी पे हो, जिस एज पे हो, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप बड़े तो हो ना, तो उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लिए जाते हैं ताकि जो है आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो हम आपको देते हैं बड़े लोगों के लिए, ये छोटे लोगों के लिए नहीं होता, उनके लिए हम अलग एग्जाम्पल लेंगे ना। तो जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है बाहरी जीवन से, जो आपके जोड़ के पढ़ाया जाता है, तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। अगर हम वैसे ही जो बताया गया है वैसे आपको बता के समझा देंगे तो हो सकता है आपको बेहतर समझ में ना आए। बट एग्जाम्पल अभी आपको ब्रेकअप, पैचअप, ऐसे कुछ भी, बाबू सोना, रोना धोना, कुछ भी बताएंगे तो आपको जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग हो उसी एज पे हो ना। तो जो है शीतल जो है वो कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा कहानियों और कविताओं का उपयोग करने का उपयुक्त तर्क क्या हो सकता है, क्यों वो कहानियों और कविताओं का उपयोग करती हैं। इसमें आपके देखिए, इसमें आपको 2-3 ऑप्शंस आपके सही हो सकते हैं। पहला कह रहा है ईवीएस के पाठ्य पुस्तक को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले उनको सुना होना। देखिए, कोई भी टीचर जो हो उसका पाठ्यक्रम पूरा करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम ओनली यही समझेंगे कि हमको सिलेबस किसी तरह से कंप्लीट करना है। हो सकता है देखिए अभी हमारा सिलेबस ईवीएस का तो हो गया है, बट अभी हमें 4 सब्जेक्ट आपके और हैं, कोशिश करेंगे हमारा पूरा हो जाए, बट हो सकता है नहीं होगा। बट हमारा ये मेन मोटिव नहीं होना चाहिए कि मेरा केवल सिलेबस ही पूरा हो जाए। सिलेबस पूरा हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। क्या फ़ायदा 72 चीज़ें पढ़ लें, उसमें से आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो। ठीक है, कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो सॉलिड रहे कि उससे क्वेश्चंस बने तो आपका जाए नहीं। ठीक है, तो ये कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए आपका कि उस पाठ्यक्रम को पूरा ही कराना है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को अपनी कविता और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, अगर एक ऑप्शन होता आपका तो ये गलत हो सकता था, बट इसमें से आपको 2-3 सही हो सकते हैं, इसलिए हो सकता है ये आपका सही हो। तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना। ठीक है, ये बात भी
चौथा कह रहा है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना है। बिल्कुल, लेसन को हम दिलचस्प बनाएंगे, मतलब मेन ये हो जाएगा कि बच्चों को चीज़ें में समझ में आएगी। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें से हमें सही कथन बताना था, तो पहला ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा तीसरा आपका सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा है ये, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। देखिए, थीम से आपका दूसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है, हो गया ना। अभी आप देखोगे थीम से कितना क्वेश्चन से बना हुआ है। अनीता है, एक टीचर हैं, वो परिवार जो है थीम को पढ़ाने के लिए, परिवार उनका एक थीम है। थीम कितनी होती है ये आपको पता होगा, 6 थीम होती हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी आप कमेंट करें। परिवार और मित्र पहला, दूसरा भोजन, घर, पानी, यात्रा, और क्या है, हम चीज़ें कैसे करते हैं और बनाते हैं ना, याद आया आपको। 6 थीम होती हैं आपकी, आपको याद होगा। तो पहला ही ये पहली आपकी थीम है। कह रहा है परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना। इकाई योजना आपकी क्या होती है, जैसे आपने लेसन प्लान बनाया होगा, आपने डीएलएड बीएड तो किया ही होगा, तभी तो आप सीटेट पढ़ रहे हो। डीएलएड बीएड करने के बाद ही तो आप सीटेट दोगे ना, ये तो आपको अवगत हो गई इस बारे में। इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। जैसे आप कोई इकाई योजना बनाते हो, तो इकाई योजना क्या होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट जो हैं, लेसन होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं। आपका इकाई योजना यही होता है ना। पार्ट में तो केवल आपका एक टॉपिक हो जाएगा, लेसन आपका यही होता है। बट इकाई योजना आपकी जो होती है उसमें बहुत सारे पार्ट शामिल होते हैं, तो यही हमको बताना है कौन सा होगा। पहला दे रखा है परिवार के भीतर संबंध, तो ये इकाई योजना नहीं हो सकती, इसमें बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड नहीं है, केवल कह रहा है एक परिवार के भीतर संबंध, तो ये हमारा पहला नहीं होगा। दूसरा कह रहा है परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, ये हमारी इकाई योजना का शीर्षक है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। देखिए, संबंध, हमें ये भी परिवार में संबंध कौन कौन सा होता है, चाचा, मामा, दादा, फूफा, जो भी होते होंगे आपके, ये संबंध हो जाए। लिंग, भूमिकाएं हो जाएंगी आपकी फीमेल मेल। व्यवसाय बदलते समय में, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, ये आपका इकाई हो सकता है। तीसरा कह रहा है परिवार घुमंतु परिवार, तो ये कोई इकाई योजना हो सकती है आपका, ये इकाई का नाम है, यूनिट का नाम है। ये यूनिट में आपके कई सारे लेसन आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका यूनिट नहीं होगा। चौथा कह रहा है परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा होगा तो लाइक बटन होगी तो आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। अब आपको तुल्यकालिक पता होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिंक्रोनस बोलते हैं। क्यों, तुल्यकालिक को सिंक्रोनस बोलते हैं। अब देखिए, इसका आंसर आप जल्दी करिएगा, मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर कर लिया करिए, उसके बाद आप बाद में देखिए कि आपका आंसर कितना हुआ, कितना सही हुआ, ठीक हुआ। ठीक है, कह रहा है एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। तुल्यकालिक क्या होता है आपका, सिंक्रोनस। जैसे आपकी एक लाइव क्लास होती है, जैसे आप अगर डेली 5 बजे क्लास से देखोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, बट अगर आप बाद में देखोगे तो हो सकता है कि आपको रिप्लाई नहीं मिले, आपके कमेंट जो भी हो उसका रिप्लाई ना मिले। ठीक है, तो क्या, जिसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाए, जैसे आप व्हाट्सएप चैट करते हो, किसी से भी बात करते हो, ठीक है, अपनी माँ से बात कर सकते हो, भाई से बात कर सकते हो, अपने वाइफ से बात कर सकते हो, ठीक, अपनी जीएफ से बात करते हो सकते हो, किसी से भी आप बात कर रहे हो जिसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल रहा हो। ठीक है, जैसे आप वीडियो कॉल करते हो, किसी से बात कर रहे हो तो वो भी उसका रिप्लाई तुरंत दे रहा है ना, तो जिसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाए वो क्या होता है, सिंक्रोनस होता है, तुल्यकालिक होता है। और जिसका रिप्लाई आपको तुरंत ना मिले, अगर ये क्लास आप 5 बजे के बाद देखोगे तो हो सकता है आपको रिप्लाई ना मिले, रिप्लाई मिलेगा लेकिन हो सकता है आपको ना मिले, तो जिसका रिप्लाई आपको तुरंत ना मिले वो आपका असिंक्रोनस होता है। ठीक है,
तो हमें बताना है सिंक्रोनस, तुल्यकालिक हमें बताना है। तो जिसमें रिप्लाई आपको मिल जाए तुरंत, वो ऑप्शंस कौन होगा वही हमें बताना है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आया कि पूछ क्या रहा है। जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि पूछ क्या रहा है, तभी तो आप उसका आंसर दोगे। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है, तो उसका आंसर आप कैसे बता पाओगे। अब देखिए, पहला कह रहा है त्वरित संदेश, त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए ब्लॉग में तुरंत रिप्लाई, ये ब्लॉग नहीं। दूसरा कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फ़ोन कॉल। देखिए दूसरा ही आपका राइट आंसर होगा। इसमें देखिए आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब आप वीडियो कॉल करेंगे तो आप किसी से बात करोगे तो उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन चैट सत्र, किसी से बात कर रहे हो ऑनलाइन पे, व्हाट्सएप हो गया आपका, कुछ भी होगा, टेलीग्राम हो गया, किसी से भी आप बात कर रहे हो तो उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये आपका तुल्यकालिक हो गया। फ़ोन कॉल, फ़ोन पे भी आप बात कर रहे हो तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो आपको यही बताना था, तो दूसरा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तीसरा कह रहा है फ़ोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो और टेली कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए फ़ोन कॉल में भी आपको रिप्लाई मिल सकता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में भी आपको रिप्लाई मिल सकता है तुरंत जस्ट, बट प्री रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे आप रिकॉर्ड होने के बाद आप किसी वीडियो को देखोगे तो हो सकता है कि आपको रिप्लाई ना मिले तुरंत जस्ट, तो ये आपका तुल्यकालिक नहीं होगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन से नहीं होगा। चौथा कह रहा है ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट पे देखिए कंफर्म नहीं है कि आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। ईमेल भी हो सकता है कोई रिप्लाई आपको बाद में दे, आप ईमेल कर दो, ठीक है, बाद में आपको रिप्लाई मिले। तो बेहतर ऑप्शन आपका दूसरा है। इसमें आप जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका हमको तुरंत रिप्लाई मिल सकता है, हमें वही बताना था, तुल्यकालिक संप्रेषण, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चंस को पहले समझो। हो सकता है ये 10वां क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, लेकिन हमने जो समझाया है उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा पक्का, ठीक है। अब ये देखिए, ये चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है। देखिए ईवीएस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको 30 क्वेश्चन आपने पढ़ा हो। 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर हर बार ऐसे मिलेंगे कि जो आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे जो आपने पढ़ा है। कोई भी सेट आप उठा के देखोगे तो 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। 11वां क्या कह रहा है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहला है चेनिंग, परीक्षण और त्रुटि, खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग। ऑप्शंस को देख के ही आप आंसर तक जा सकते हो, खोजपूर्ण प्रश्न ही आपका यहाँ राइट आंसर होगा। कह रहा है ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक जो प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है ना। कोई विद्यार्थी स्वयं या अपने साथियों से उत्तर को विस्तृत करने के लिए, खोजने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो खोजपूर्ण प्रश्न होगा। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखिए ये कह रहा है, ये भी थीम से बना। देखिए थीम से 4 क्वेश्चन तो हो गए होंगे, 4 नहीं तो 3 पक्का हो गए होंगे, ठीक। थीम वाला चैप्टर आपको समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है। यदि थीम यात्रा, अब इसमें यात्रा पे पूछ रहा है, इसके पहले हमने भोजन पे पढ़ा हुआ था, ठीक। अभी एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा शायद, पेडागॉजी में भी क्वेश्चंस बना थीम से। तो थीम से जो है आपका कंटेंट से भी क्वेश्चंस बना हुआ है और पेडागॉजी में भी बना हुआ है। कह रहा है यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के रूप में के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन, ठीक है। एक थीम है आपकी यात्रा, तो ये जो है यात्रा थीम सामुदायिक संसाधन जो दर्शाता है वो रेलवे स्टेशन। थीम जो है यात्रा, ये रेलवे स्टेशन को सामुदायिक संसाधन के रूप में उपयोग को दर्शाता है। तो हमें भोजन बताना है थीम, ये किसको दर्शाएगा, दुकानदार को दर्शाएगा, किसान, कृषि, फार्म, जंगल। देखिए यात्रा जो आपका सामुदायिक संसाधन बता रहा है, सामुदायिक संसाधन क्या होता है, संसाधन में रिसोर्स होता है कोई चीज़, सामुदायिक में समुदाय। जैसे आपको डॉक्टर से किसी चीज़ को पढ़ाना है तो आप क्लास में डॉक्टर को ले आओ, सामुदायिक संसाधन, ठीक है। इसमें कह रहा है स्थान को दर्शा रहा है, आपको यात्रा दर्शानी हो तो आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, ठीक, ये आपका सामुदायिक संसाधन बन रहा है। वैसे ही आपको अगर भोजन दर्शाना है थीम, तो आप कहाँ जाओगे, दुकानदार के पास जाओगे। दुकानदार के पास हो सकता है वो सारी चीज़ें ना हो भोजन की, ठीक है। किसान के पास आप जाओगे तो हो सकता, उससे बेहतर ऑप्शन आपका तीसरा दिया हुआ है कृषि फॉर्म, ठीक है। कृषि फॉर्म पे आप जाओगे तो ये जो है भोजन को दर्शाएगा।
कृषि फॉर्म में पे जाओगे आप तो हो सकता है वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टमाटर के पेड़, आलू के, प्याज के, गोभी के, बैगन के, हर चीज़ें आपको मिल सकती है। ये बेहतर रिसोर्स होगा आपका, सामुदायिक संसाधन ये होगा बेहतर। तीसरा, क्योंकि यहाँ यात्रा को रेलवे स्टेशन से दर्शा रहा है इसलिए यहाँ कृषि फॉर्म होगा, किसान नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। चौथा कह रहा है जंगल, तो जंगल तो हो सकता है सब ना जा सके, जंगल में कुछ भी हो सकता है, शेर वगैरह हो सकता है, डर सकता है, उससे बेहतर ऑप्शन आपका तीसरा हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको ये बताना था जैसे आपका यात्रा रेलवे स्टेशन को दर्शा रहा है वैसे भोजन क्या दर्शाएगा, तो ये कृषि फॉर्म को दर्शाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ये कह रहा है आपसे, देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन के लिए। दोबारा से देखिए आपका अभिकथन और कारण से क्वेश्चन से बना हुआ है, तो मेरी सलाह ये है कि आप जो है अभिकथन और कारण को देख के घबराएं नहीं। बड़ा क्वेश्चन देख के बहुत बच्चे घबराते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, ठीक है, उसके बाद उसका आंसर करो, समझ के पढ़ो। ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। प्रोसेस जो है, प्रोसेस स्किल आपकी प्रक्रिया कौशल, प्रोसेस स्किल बिल्कुल इसको बढ़ावा देनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है इसमें, बच्चा अवलोकन करता है, वर्गीकरण करता है, इसमें प्रोसेस स्किल में बहुत इंपॉर्टेंट है, होने के लिए उन्मुख की आवश्यकता है, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है, बिल्कुल। यहाँ कह रहा है संभावना होती है, बिल्कुल संभावना होती है। प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने के लिए संभावना होती है, तो यहाँ आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और यहाँ जो है जो कारण आपका है वो सही व्याख्या कर रहा है अभिकथन का। तो इस ऑप्शन को हम देखेंगे जिसमें कह रहा होगा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। कौन सा ऑप्शन है आपका? चौथा, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पहली बात तो आपको देखिए कैसे आप आंसर तक जाओगे, आपका ये भी सही है और अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, तो ये दो ऑप्शंस आपके गलत हो गए, ये दोनों तो होंगे नहीं आपके, ये आपके हट गए। और इसमें कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो आर ए की सही व्याख्या है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ करना नहीं था आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये कह रहा है एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करते समय पर जोर देना चाहिए। देखिए योगात्मक मूल्यांकन आपने पढ़ा है, आप ये मत बोलिएगा कि हमने नहीं पढ़ा है। समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट अभी एक क्वेश्चन से पहले ही आपका आया था, दूसरा क्वेश्चन हमने शायद पढ़ा जो आपका बना हुआ था, किससे बना हुआ था? फॉर्मेटिव, रचनात्मक आकलन से बना हुआ था। अगेन आपका योगात्मक मूल्यांकन से बना है। तो अगर आपने पहले अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है या पेडागोजी नहीं पढ़ी है तो आप पहले जाके प्लेलिस्ट में जाके पहले ढंग से पढ़िए, उसके बाद दोबारा देखिए। वीडियो यहीं रहेगी, आपका जब दिल करे तब पढ़िए, बट जब पढ़िए जितना पढ़िए सुकून से पढ़िए, बेहतर समझ, ताकि आपको बेहतर समझ में आए, चीज़ें आपके दिमाग में सेट हों, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन आपका क्या होता है? समेटिव असेसमेंट, जल्दी बताएं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट तो हमने आपको अभी जस्ट समझाया, उसमें हमने आपको योगात्मक आकलन भी बताया हुआ था। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है आपका? जैसे आपका ईयरली एग्जाम होता है जिसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, ये आपके फीडबैक के लिए नहीं होता। बट रचनात्मक आकलन जो होता है वो आपके फीडबैक के लिए होता है। जैसे आपका क्लास में हो गया, कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, आप अपने साथियों से पूछें या क्लास टीचर है उनसे पूछें, वो आपके फीडबैक के लिए होता है, वो उसको आप सुधार सकते हो। बट ईयरली एग्जाम जैसे आपका सीटेट एग्जाम है, अभी तो आप चेंज कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, दूसरी क्लास देखो, यूट्यूब पर जाकर सर्च मारो, देखो दूसरी क्लास देखो, वो उसमें आप चेंज कर सकते हो। बट अगर आपका सीटेट का रिजल्ट आ गया, आपने 2024 में इतने मार्क्स ले आए, तो दोबारा से 2024 जनवरी में तो आप एग्ज़ाम देके दूसरा नंबर तो लाओगे नहीं, फिर दोबारा एग्ज़ाम होगा तब आप लाओगे ना, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। समेटिव असेसमेंट यही होता है, ठीक है। इसमें क्या बताना है? देखिए इसमें कह रहा है कि प्रश्न पत्र, इसमें बताना है आपको प्रश्न पत्र तैयार करते समय जोर देना चाहिए योगात्मक मूल्यांकन के लिए। प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक, लंबाई और कुल अंक बिल्कुल गलत बात है। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, देखिए लंबाई मुंबाई नहीं होगा, प्रश्न पत्र की लंबाई, कवरेज और उद्देश्य। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। क्या इसमें योगात्मक मूल्यांकन कह रहा है? जैसे प्रश्न पत्र की देखेंगे हम, सामग्री टोटल जो चीज़ें बताई गई हैं वो पूरा है कि नहीं, उसका उद्देश्य पूरा,
उसमें कवर हो रहा है कि नहीं प्रश्न पत्र तैयार करते समय। तो तीनों से बेहतर आपका चौथा ऑप्शन है, ठीक है। इसमें प्रश्न पत्र की लंबाई कोई बात नहीं है, इसलिए ये दोनों तो लंबाई से ही गलत हो जाएगा। कुल अंक, प्रश्न पत्र के कुल अंक नहीं, ये नहीं, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए ये आपका पेडागोजी कंप्लीट हो रहा है। अब हम इसके बाद हमारा कंटेंट शुरू होगा। तो 30 नंबर आपका आता है ना। पहले हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन था, इसके बाद हमारा कंटेंट का होगा। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। देखिए अब ये नहीं है कि ये कोई क्वेश्चन अलग से आके बन गया, ये सारे क्वेश्चन से पहले बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये आपको पता कैसे लगेगा, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे नहीं। हम आपको सलाह देते हैं कि ज़्यादा बेहतर होगा कि आप प्रीवियस ईयर ज़्यादा करें मॉक टेस्ट देने के बजाय, ठीक है। ज़्यादा मॉक टेस्ट आप ना दो प्रीवियस, क्योंकि क्वेश्चन उठते कहाँ से हैं आपके सीटेट में, प्रीवियस ईयर से उठते हैं। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट करें, ठीक है। हमने इसीलिए आपको पढ़ाया हुआ है, इसीलिए हम इससे बेहतरीन तरीके की पढ़ाई क्या हो सकती है बताइए। हम थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद उसी थ्योरी से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम आपको बताते हैं। इससे अच्छा तरीका कोई हो तो हमें बताइएगा, उस तरीके से आपको पढ़ाएं जिस तरीके से आपको समझ में आए। देखिए ये क्वेश्चन पहले बने हुए हैं, दोबारा से बना हुआ है, बस थोड़ा लैंग्वेज तो चेंज होगी। 24 में भी बनेगा, इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, लैंग्वेज चेंज कर सकता है बस। कह रहा है कि ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। पहला है, आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। ये तो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई क्यों रहे हो। आप उनसे कह दोगे कि उसका कारण आपको बताना होगा, तो आप कहोगे आपको नहीं बताएंगे, आप हायर क्लास में जाएंगे तब आपको बताया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। दूसरा कह रहा है, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तीसरा कह रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकाल दें। विभिन्न वस्तुएं नहीं डालनी आपको, अलग अलग वस्तुएं डालने के लिए थोड़ी ना कह रहा है। कह रहा है नमक मिलाने पर अंडा पानी के गिलास में नहीं डूबता है, ये भी पूछ रहा है ना, पहले डूब जाता है। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा, अलग अलग वस्तुएं हमें नहीं डालनी। चौथा कह रहा है पानी के घनत्व के कारण। बात तो ये सही है, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन आपका दूसरा है, यही आपका राइट आंसर होगा। ये बता दोगे तो आप इससे पहले बच्चे को करने दो ना। आप ऐसे बता दोगे पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, बात तो ये सही है, ये तो इसका सलूशन है, बट आपको ये नहीं पूछना है, ये नहीं बताना आपको। इसमें कह रहा है अलग अलग मात्रा में नमक के साथ हम प्रयोग करेंगे, फिर उसका ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे उसको, ठीक है, तब बच्चा जानेगा। इसमें आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे, इसलिए चौथा नहीं होगा आपका। बाकी चौथा रीज़न यही है आपका, दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अब देखिए आपका सीरीज एनसीईआरटी कंटेंट से आप सब अब क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। कह रहा है स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। स्तंभ ए और स्तंभ बी का हमें मिलान करना है। स्तंभ ए में क्या है, स्तंभ बी में क्या है। देखिए स्तंभ ए में आपको ये चीज़ें दी हुई हैं और इसको इससे मिलान करना है। ये बहुत आसान होता है। पहली बात तो आप इसको देखिए एकदम नहीं घबराएं, ये एकदम आसान होता है। अगर इसमें से आपको चारों में से 1 2 भी आ रहा है तो हो सकता है आपका आंसर मैच कर जाए, आप आंसर तक जा सकते हो, ठीक है। इसमें यही तो आसान होता है। हम इसको देख के घबरा जाते हैं, इतना बड़ा है, सोचो इसमें 4 बताने, छोड़ो हटाओ दूसरा क्वेश्चन पढ़ें, बट ये बहुत ईजी होता है। अगर आपको इसमें से 2 भी आ रहा है तब भी आप आंसर तक जा सकते हो। जैसे आप इसमें से जीरा नहीं पढ़े हो, केसर नहीं पढ़े, मिर्च नहीं पढ़े, लौंग, देखिए मिर्च तो आप पढ़े हो, आपने मिर्च पढ़ा हुआ था, हरी मिर्च कहाँ से, दक्षिण अमेरिका से। अगर आपने सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा। तो तीसरा आपका किससे जा रहा है, तीसरा जा रहा है दूसरे से। और इसमें देखेंगे पहले हम तीसरा कहाँ जा रहा है, दूसरे, जिसमें तीसरा दूसरे में होगा तीसरा सी का सेकंड देखिए 2 ऑप्शंस में दिया है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। अब एक ही हमें और देखना है। अब लौंग देख लो, लौंग कैसे दिखती है आपको, पीले रंग का दिखता है, छोटा खुशबूदार, कील की तरह लौंग दिखता है। अगर आपने लौंग देखी होगी तो ये देखा होगा, कील की तरह दिखता है ना। लौंग कैसे रहती है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे रहती है, तो वो कील की तरह दिखती है, ठीक। तो चौथा जो है ये आपका ये जाएगा फर्स्ट से। अब हम देखेंगे डी का फर्स्ट किस में जा रहा है, डी का फर्स्ट किस में जा रहा है, 4th ऑप्शन में जा रहा है, क्योंकि ये तो आपका गलत होने से रहा। तीसरा कह रहा है डी का 4th, तो डी का 4 नहीं होगा।
डी का फर्स्ट होगा तो देखिए चौथा ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो गया। अगर आपको दो नहीं भी पता है जीरा और केसर के बारे में तब भी आप आंसर तक चले गए, तो ऐसे आप आंसर तक जा सकते हो, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, एकदम छोटा क्वेश्चन है। देखिए बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य शासित प्रदेश है। बंगाल की खाड़ी, ये तो आपको मैप से समझ में आएगा। अगर आपके पास मैप नहीं हो तो आप मैप ले लो, या फिर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे, मैप डाल के मैप आएगा, आप उसको अपनी स्क्रीन पे लगा लो, दिन रात देखो, हो सकता है आपके माइंड में सेट हो जाए कि कौन सा राज्य किधर पड़ता है, बंगाल की खाड़ी पे कौन पड़ता है, और अरेबियन सी, अरब सागर के पास कौन कौन से राज्य पढ़ते हैं। ये दोनों, अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल, दोनों साइड से क्वेश्चन आपके बहुत बार बने, हर सेट में बने हैं। इसको हम आपको मैप से समझाएंगे। एक मैप का और क्वेश्चन था, हमें क्या बताना था, बंगाल की खाड़ी के, हमने यहाँ मैप नहीं लगाया है, छूट गया है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य बताना है। देखिए बे ऑफ बंगाल पे कौन पड़ता है आपका, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना। तो बे ऑफ बंगाल देखिए किधर पड़ता है आपका, मैप से आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आपके पास मैप हो तो आप उससे समझिएगा। देखिए ये मैप है, इसमें आपसे पूछा था बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी आपकी कहाँ है, ये दिख रही है बे ऑफ बंगाल, और अरेबियन सी, ये आप दोनों याद रखोगे कि अरेबियन सी के पास कौन कौन से राज्य पड़ते हैं और ये बे ऑफ बंगाल के पास कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। तो आपका कर्नाटक था, तो कर्नाटक तो अरेबियन सी के पास है, तो ये नहीं रहेगा आपका। तेलंगाना तो ये बीच में है, तो ये तो आएगा नहीं आपका, ठीक है। दो ऑप्शंस गए, एक ऑप्शन और था आपका, देखिए उड़ीसा आएगा, बे ऑफ बंगाल के पास आपका उड़ीसा आ रहा है। देखिए इधर साइड में, ये बे ऑफ बंगाल के साइड में आ रहा है ना, कर्नाटक तो इधर चला जा रहा है, अरेबियन सी के पास जा रहा है। आपसे अरेबियन सी नहीं पूछा हुआ था, आपसे पूछा हुआ था बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य कौन से हैं, तो उड़ीसा आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ उड़ीसा होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17 था। आ गए हम, ये बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य हमें बताना था, तो ये आपका उड़ीसा होगा, ठीक। ये उड़ीसा आपका राइट आंसर होगा। बाकी केरल आपका उधर चला जाएगा, अरेबियन सी के पास जाएगा, कर्नाटक भी अरेबियन सी के पास जाएगा, तेलंगाना आपका बीच में आ जाएगा, ठीक है। वो अरेबियन सी के पास नहीं आएगा, ना कि बंगाल की खाड़ी के पास भी नहीं रहेगा, वो बीच में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, देखिए जंगल से बना हुआ है। जंगल किसके हैं, हमने ये टॉपिक किया हुआ है। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगल के बारे में आपको विचार करना है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, ये आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये सही है। इनमें से आपको सही कथन बताना है, तो पहला आपका सही है, तो तीसरा तो आपका होगा नहीं, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए तीसरा ऑप्शन आपका नहीं होगा, इसको हम गलत काट दिए। अब दूसरा कह रहा है, झारखंड में पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। झारखंड में पंचायत, ये बात नहीं है, दूसरा आपका गलत है। तो जिसमें दूसरा होगा वो ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, तो पहला भी आपका गलत हो गया। अब दो ऑप्शंस में से एक ही सही होगा। अब देखो, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो काम नहीं रहेगा, जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है क्या, 15 वर्षों से? हमने जब थ्योरी पढ़ाई हुई थी तब भी आपको बताया हुआ था कि आपको कंफ्यूज करेगा। 15 वर्षों से नहीं बताया था, हमने बताया था 25 वर्षों से जो रह रहे हैं। कानून तो अधिकार आपका जो नियम ये दिया हुआ ये तो ठीक है, जंगल अधिकार कानून 2007 को ही बनाया गया था, बट जो है ये अधिकार उनको दिलाया था जो 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, उन्हें ये मिला था। जो 15 वर्षों से रह रहे हैं वो नहीं होगा, इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा। तो जिसमें तीसरा है ये भी गलत हो जाएगा। तो चौथा तो बिल्कुल आपका सही ही होगा, इसलिए बी आपका राइट आंसर होगा। फिर भी देखेंगे, कह रहा है मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। चौथा, पहला और चौथा सही है, तो पहला और चौथा बी ऑप्शन में है, तो बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अब देखिए, अब ये बोलोगे आपने ये पढ़ा नहीं है, तो हमने ये आपको पहले भी बताया। आप कोई भी सेट उठा लो, प्रीवियस ईयर उठा लो, आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कभी कभी बीच में उठा के अलग से दे देंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। फिर भी आपने ये पढ़ा होगा, द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता हो तो वहीं आपको रखना है। 24 ग्राम प्रति ml घनत्व द्वारा 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। इसमें आपको द्रव्यमान बताना था, तो द्रव्यमान आपका फार्मूला आपको पता होगा। द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, घनत्व बटा आयतन होता है, ठीक। घनत्व अपॉन आयतन हो जाएगा, ये आपका फार्मूला है, इसी में आपको रखना है। 24, देखो बस इसमें क्या है, आप फार्मूला रखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा।
यहाँ आप द्रव्यमान इज इक्वल टू, देखिए आंसर नहीं आएगा, देखिए द्रव्यमान इज इक्वल टू हो जाएगा घनत्व आपका 24/6, तो 6 चौक आंसर आपका 4 आ रहा है। तो 4 तो इसमें है नहीं, क्योंकि ये दिया हुआ है ml में, ये एक ml में है, ये ग्राम में आंसर आ रहा है। तो इसको आप चेंज करोगे तब आपका आंसर आएगा 144 ग्राम। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसको चेंज करके हमें आंसर आप बताओगे, ठीक है। कुछ आप भी कर लो, सब हम ही बता देंगे। सरकार हमारी ऐसी है सरकार कि क्या ही बताएं। इतनी बेरोजगारी है, क्या ही बताएं। टेट का एग्ज़ाम कितने साल से नहीं हो रहा है, सी टेट तो हो ही जा रहा है, नौकरी का और बुरा हाल है। इससे बेहतर है कि जल्दी से जल्दी आप सी टेट क्वालिफाई करें और जो भी वैकेंसी आ रही है वहाँ जल्दी से अपनी प्यारी से एक नौकरी लें और साइड हटें, ठीक है। 20वां क्या कह रहा है, देखिए। खैर अभी हमको सी टेट क्वालिफाई करना है, इसको देखेंगे हम। पौधों के निम्नलिखित क्या कह रहा है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार करना है। देखिए पौधों के निम्नलिखित कार्य बताना है। ये क्वेश्चन सब पहले भी बना हुआ है, फिर से बना हुआ है। दोबारा क्या कह रहा है, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। कह रहा पौधों का आपको मुख्य कार्य बताना है, ठीक। तो पहला कह रहा भोजन का उत्पादन और भंडारण, उत्पादन तो करता है बट भंडारण कहाँ करता है। दूसरा कह रहा है पौधों को शक्ति और सहारा प्रदान करता है, हाँ बिल्कुल ये करता है। पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, हाँ बिल्कुल ये भी करता है। ये कार्य है कि नहीं, पौधे का कार्य है ना। तने के मुख्य कार्य आपको बताना है। इसमें से तने का मुख्य कार्य क्या है, केवल फर्स्ट और सेकंड कह रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, केवल सेकंड और थर्ड, केवल दूसरा कह रहा है सेकंड और थर्ड। देखिए तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कुछ बताना ही नहीं था। देखिए पौधा जो आपका उत्पादन तो करता है बट भंडारण नहीं करता, इसलिए पहला नहीं होगा। बाकी सहारा भी प्रदान करता है और जड़ों के लिए जल और खनिज का स्थानांतरण भी करता है, इसलिए दूसरा और तीसरा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए दोबारा से अभी कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। आप जिससे जितना डरोगे इससे उतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरी बार ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, पहले कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। 4 ऑप्शन से आपको एक ही विकल्प बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। देखिए दाब, अभी कथन आपका दिया हुआ है अजरसन, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। इसमें आपका कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन साहब यहाँ आपका राइट आंसर होगा। कह रहा है कि दाब लगाने पर गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। किसी गैस को जब आप दाब लगाएंगे उस पर तो उसको संपीड़ित किया जा सकता है कि जब किसी गैस पर दबाव हम लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच जो है ना अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है, ये आसानी से संपीड़ित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बाकी जो आपका पहला कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है। ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा दोनों सही है। इसमें कह रहा है कि आर गलत है, इसमें कह रहा है ए गलत है, इसलिए ये दोनों तो गलत ही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये घरों से क्वेश्चंस बना हुआ है। देखिए जब हमने घर की जो हमने थ्योरी पढ़ी हुई थी उसमें हमने साथ में ये क्वेश्चंस किया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम साथ में लगा रहे थे। अगर आपने थ्योरी क्लास मेरी देखी होगी तो आपको पता होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा इसका। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, कथन ए दिया हुआ है, कथन बी दिया हुआ है। इसमें आपको कौन सा बताना है सही है कौन सा गलत है। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ऊंचे उठे हुए तो घर बनाए जाते हैं, मनाली में भी बहुत बारिश होती है, बट जो है ये मजबूत बांसों के खंभों पर ये कहाँ बनाए जाते हैं घर, जल्दी बताएं आप। खंभों पर कहाँ घर बनाए जाते हैं? खंभों पे आपके घर असम में बनाए जाते हैं, याद आया। खंभों पर घर जो है ये आपके असम में बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर आपके बनाए जाते हैं असम में। तो ये कह रहा मनाली में, इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कथन बी,
मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, ये बात तो सही है। कथन बी आपका सही है, बट कथन ए आपका गलत है, ये आपका असम में हो जाएगा। तो सही विकल्प हमें यहाँ बताना था ए और दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है। ए सही है परंतु बी गलत है, ये तो उल्टा घुमा रहा है हमें। ए गलत है परंतु बी सही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चौथा कह रहा है ए और बी दोनों सही है, तो दोनों सही नहीं है। समझ आया आपको? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। समझ नहीं आया तो पहले आप जाके सीरीज देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा, नहीं तो आपको आंसर तो पता चल ही गया अगर आप आंसर देख रहे होगे ओनली। ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। देखिए एक दो क्वेश्चन तो आपके साइंस से भी बने हुए हैं, तो आप क्या ही कर सकते हो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, तो हमें ये बताना है कि जब वो क्रिकेट खेलता है तो कौन सी ऊर्जा उपयोग होती है। मांसपेशियों की ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो कोई भी चीज़, जैसे आप बॉटल को उठा रहे हो, किसी चीज़ को आप पकड़ रहे हो, ठीक है, तो आप मांसपेशियों की ऊर्जा वहाँ लग रही है, तो पहला ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक है। हमें बताना था क्रिकेट खेल में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है, तो मांसपेशियों की ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा जब किसी चीज़ को आप, केमिकल एनर्जी ये नहीं है, प्रकाश ऊर्जा आप जान ही रहे हो, ध्वनि ऊर्जा भी नहीं होगी, तो पहला ही आपका यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। कह रहा है असम में जो खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। कौन सा चावल है ये आपका? बोम्बा चावल, पोन्नी चावल, बोरा चावल, अरबोरियो चावल। तो बोरा चावल ये होता है, ये जो पकने के बाद चिपचिपे से हो जाते हैं, ठीक है। ये प्योर, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्योर फैक्ट है ये, थ्योरी क्लास। अब इसको आप क्या ही समझाएं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25 मैप से आपका क्वेश्चन बनता है, ये बिल्कुल इजी होता है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा फ्री में। केवल आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा का ज्ञान तो आपको होगा ही ना, कौन सी दिशा उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं, ये आपको बताना है। या आपको मैप, अगर आपके पास मैप नहीं हो तो ज़रूर एक बार मैप लें, उसको देखें, 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। कह रहा है गुजरात के सापेक्ष, हमको बताना है गुजरात के सापेक्ष आपकी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की दिशा क्या होगी। आप यहाँ देखो पहले, गुजरात कहाँ है आपका? गुजरात आपको दिख रहा है, ये है। गुजरात के सापेक्ष आपको बताना था उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये है आपका, आंध्र प्रदेश ये है आपका। तो यहाँ से आपको बताना था, यहाँ से आप डायरेक्शन बनाओ। अब देखो यहाँ से आपको बताना, देखिए ये आपकी क्या हो जाएगी? उत्तर, ये आपका पूरब, ठीक, इतना तो पता है। ये दक्षिण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ से जो है गुजरात से उत्तर प्रदेश कौन सी डायरेक्शन जा रही है और आंध्र प्रदेश कौन सी डायरेक्शन जा रही है? तो यहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश कौन सा, ये उत्तर पूरब दिशा है ना, उत्तर पूरब, और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, इससे बेहतर क्या ही समझाएं आपको। क्या था? उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब। उत्तर पूरब दक्षिण पूरब कौन सा है? उत्तर पूरब दक्षिण पूरब, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल फ्री का नंबर है ये, पहला ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक है। ये मैप से ही आपको समझ में आएगा बेहतर, बाकी और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। और मैप जो है आपको ये याद होना चाहिए कि गुजरात आपका किस साइड पड़ता है, आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, बिहार कहाँ पड़ता है, कर्नाटक कहाँ है, केरल कहाँ है, कौन सा अरेबियन सी के पास है, कौन सा बे ऑफ बंगाल के पास है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ आपको मैप नहीं मिलेगा, आपको मैप आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मैप ही मिल जाएगा तो क्या आप उसमें करना ही क्या रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें कौन कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये हमें बताना था। देखिए इसमें पहला दे रखा है यांत्रिक और प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा, उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। देखिए तो कौन सी ऊर्जा, उस चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, उष्मा और प्रकाश ऊर्जा। जब कोई आप ईंधन जलाते हो, जैसे आप लकड़ी जलाते हो, जैसे आप लकड़ी को जला रहे हो, ठीक है, तो लकड़ी को जला रहे हो तो इसमें से कौन सी ऊर्जा निकलेगी? उष्मा निकलेगी इसमें से और प्रकाश ऊर्जा निकलेगी ना।
यांत्रिक ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक नहीं निकलेगी, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि निकलेगा क्या? लकड़ी को जलाते हो ध्वनि ऊर्जा निकलती है? नहीं निकलती ना, केवल प्रकाश ऊर्जा केवल नहीं निकलेगी, उष्मा एवं, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, ये देखिए मधुमक्खी पालन से बना हुआ है। मधुमक्खी पालन आपने पढ़ा होगा, आप मेरी क्लास में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको थंबनेल पे ही दिख जाएगा वहाँ मधुमक्खी पालन, आप वो क्लास देखोगे तब इसका आंसर आप दे पाओगे, ठीक है। 27 कह रहा है बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि आपको बतानी हुई है। ये क्वेश्चन आपको कितनी बार बना हुआ है, अगर आप मधुमक्खी वाला जो हमने थ्योरी क्लास कराई हुई है उसको करेंगे तो हमने साथ में PYQ भी लगवाया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ देखोगे ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, हमने वहाँ भी आपको बताया हुआ है। ये आपका अगस्त ऑफलाइन में भी बना, हो सकता है आपका दोबारा बन जाए, बिहार दोबारा पूछ ले, मधुमक्खी पालन से उठा ले, रानी मधुमक्खी के बारे में पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, बिहार से। तो कौन सी अवधि है, जल्दी बताएं इसका आंसर, या हम ही बताएं? अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अप्रैल से जून, अगस्त से अक्टूबर, फरवरी से अप्रैल, ये सब नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। हमको ज़रूर बताइएगा आपका आंसर कितना सही हो रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हम पूछेंगे, देखेंगे कौन से बच्चों ने टॉप किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सांपों से बना है। देखिए सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथनों को चिन्हित करिए। ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, गलत पूछ रहा है, ना कि आप सही बता देंगे। सही बता देंगे आपका आंसर भी 1 नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। सांपों के बारे में आपको बताना है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ आप गलत करोगे क्योंकि पूछा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, सांपों के बारे में आपको गलत कथन बताना है। दूसरा कह रहा है वह अपने शिकार को चबा कर खाते हैं, अच्छा। तीसरा कह रहा है वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। चौथा, सांपों के दांत नुकीले होते हैं। देखिए ये सारा जो लिखा हुआ है ऑप्शंस, ये सारे हमने पॉइंट बाय पॉइंट आपको कराया हुआ है, ठीक है। अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, कराया हुआ है। ये है कि अगर आपने सीरीज देखी होगी तो आप ये क्वेश्चंस को कर लोगे, बस बात ये है, इतनी सी है बस। देखिए जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, हमें गलत कथन बताना है। तो दांत तो होते हैं, 2 नुकीले दांत होते हैं। कैसे, जब सांप किसी को काटता है तो ऐसे वो दांत नुकीले दांत होते हैं, तो ऐसे निशान बन जाता है जब किसी को सांप ने काटा होगा या आपने देखा होगा तो ये बात तो सही है, हमें गलत बताना है। वह अपने शिकार को चबा कर खाता है, ये बात ही गलत है, पूछा ही हमसे गलत था, इसलिए गलत वाला ही सही होगा, ठीक है। तीसरा करा वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, बिल्कुल निगल कर ही खाते हैं भोजन। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये बात भी सही है, तो सही, ये तो सही है, हमको गलत बताना था तो गलत वाला दूसरा है, दूसरा ही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार बना हुआ है, हमने आपको थ्योरी क्लास में भी बताया हुआ है, बहुत आसान है एकदम, लड्डू क्वेश्चन, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। रसगुल्ला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है ये बताइए आपको। कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है, बस एक लाइन आपको याद करनी है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। हमने आपको फॉर्मूला भी बताया हुआ था, B = CT। कांसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज। C फॉर कॉपर, T फॉर टिन। तो ब्रॉन्ज किससे मिलता है आपको, CT से। जैसे बॉयज़ ने, हमने बताया था बॉयज़ ने सीटी मारी, लड़की ने उसको थप्पड़ मारा, ठीक। बॉयज़ ने सीटी मारी, फिर गर्ल्स ने उसको थप्पड़ मारा। देखिए ये सब एक याद करने का तरीका है, केवल याद करने के लिए ही आपको बताया जा रहा है, बाकी कोई मकसद नहीं है इसको बताने का, ठीक है। तो B = CT, तो ब्रॉन्ज = CT होता है, आप इससे याद कर सकते हो। नहीं इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, देखिए कि किससे बनेगा, कांसा एक मिश्र धातु है, इससे में आपको कन्फ्यूज़ कर देगा, जिंक और टिन, टिन और कॉपर, कॉपर और जिंक, एल्युमिनियम और जिंक। तो B = अगर आपको CT पता होगा तो ब्रॉन्ज = कॉपर और टिन, तो कॉपर और टिन किस में है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम आसान। T14 हो गया, T14 हो गया, C फॉर आपका कॉपर हो गया, B फॉर आपका ब्रॉन्ज हो गया, B = CT, ठीक। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हाथी से बना हुआ, हाथी से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शंस में बने हैं। देखिए इसमें आपको चारों पता होना चाहिए, तभी आप आंसर तक जा पाओगे, ठीक है। अगर एक ही ऑप्शन आप याद किए होंगे कि हाथी बस 100 kg घास या झाड़ खरपतवार खा सकता है, उसके बाद आप सोचोगे कि हम जितने क्वेश्चन आए शीटर के सब लगा लें हाथी के बारे में, तो ऐसा नहीं हो सकता, सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। ये जो बनता है ना, ये बहुत बार बना हुआ है, ये 100-200 का उल्टा सीधा कर देते हैं। 3 महीने के बच्चे का वजन 200 होना चाहिए तो 100 कर देंगे, और जो ये पत्तियाँ अधिक पत्ती खाता है इसको कर देगा 200 कर देगा, इसमें उल्टा सीधा कंफ्यूज कर देगा। बाकी दोनों चीज़ें आपने पढ़ी होगी।
दूसरा कह रहा है वयस्क, देखिए ये पहला गलत हो जाएगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। तो पहला ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ठीक, अब देखो दूसरा कह रहा है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। एक वयस्क हाथी 200 किलोग्राम नहीं, ये तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन होता है, 100 किलोग्राम हाथ तक खा सकता है। ठीक है, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो जिसमें दूसरा है ये भी गलत हो जाएगा। अगर आपने देखिए, अगर आपको 2 भी पता है 3 नहीं आ रहा, तब भी आपका आंसर आ गया, क्योंकि 3 ऑप्शन तो गलत हो गए, तो दूसरा तो सही ही होगा ना, इसमें कुछ बताना ही नहीं है, यही आपका सही होगा। बट फिर भी हम देख लेंगे। ये तो ये तरीका है कि अगर आपको चारों नहीं आ रहा तो आप ऐसे अगर 1-2 आ रहा है तो एलिमिनेट करके आंसर तक जा सकते हो। ठीक, तीसरा कह रहा है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बिल्कुल ये भी पॉइंट ठीक है। चौथा कह रहा है हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें वो ठंडक मिलती है उनके शरीर को, इसलिए वो कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। तो तीसरा और चौथा आपका सही है, जो आपका बी आंसर होगा। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने किए। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आया होगा तो ये क्लास देखने का मतलब निकला होगा। बाकी अगर आप केवल आंसर देख रहे होगे तो अगर दोबारा से क्वेश्चंस बनेगा तो खाली आप आंसर ही देखोगे। देखिए जब आप कॉन्सेप्ट अगर आपने 30 टॉपिक पढ़ा, इसमें से 30 क्वेश्चंस बने हुए हैं आपके, 30 टॉपिक तो पढ़ा अलग अलग तरीके से, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आपके मिलेंगे। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन सीटेट में बहुत होते हैं, ये आपको बखूबी पता होगा। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने कई बार बताया भी हुआ है। अगर आपने प्रीवियस से लगाया होगा तो आपको एकदम पता ही होगा क्या ही बताना हमको। ठीक है, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपने विचार बता सकते हो कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है वो बता सकते हो। ठीक है, डेली क्लास आप शाम को 5 बजे देखा करें, इससे जो कमेंट होगा वो आपको लिया जाएगा। ठीक है, हम ऑनलाइन रहते हैं, आप कमेंट को लिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपके कोई भी दोस्त वगैरह हो घर में, आप कोई भी सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहा है तो शेयर कर सकते हो उनके साथ। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा सीटेट की। पहले आप एनसीईआरटी सीरीज़ देखिए हमने पेडागॉजी भी कराई हुई है। सीटेट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है, हम क्वेश्चन से लगा रहे हैं। कल हम दूसरा सेट लगाएंगे। ठीक है, जो आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम आपका 19 में हुआ था, ऑफलाइन का सेट लगाएंगे। पहले हम जुलाई का लगाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले आप थ्योरी क्लास ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, वीडियो को आप पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बहरहाल आपको अगर पसंद आया होगा तो आप कहने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे YSB 3011 सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ आप जुड़ सकते हो। वहाँ भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होता है किसी एग्ज़ाम को लेकर, हम आपको बताते हैं। क्लास भी चलनी होती है नहीं चलनी होती आपको बता दिया जाता है। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जो है हम दूसरा सेट उठाएंगे, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो पहले आप जब तक आप थ्योरी क्लास पूरी तरीके से देखें, 2 घंटे की आपकी मैराथन क्लास है, आप वहाँ देख सकते हो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कल हम दूसरी क्लास करेंगे ताकि आप जब थ्योरी पढ़े रहेंगे तो आप क्वेश्चंस भी लगाएंगे ना। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में नीचे कि आपके क्वेश्चंस